बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आज हमारा बायोमॉलिक्यूल का जो यूनिट है वो हम उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। उसका लास्ट पार्ट हमारा रह गया था एंजाइम्स, जो कि आज हम शुरू करने लगे हैं। चलें, देखो बेटा, एंजाइम्स क्या होते हैं। आप जानते हो कि एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होते हैं। ये एक प्रोटीन होती है, ये असल में ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबुलर। आपको याद होगा, मैंने इसको टर्शरी की एग्जांपल के अंदर जो है वो लिखा था। इसका काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना विदाउट बीइंग यूज्ड, कि ये उसके अंदर इस्तेमाल भी नहीं होती। देखें, मैं आपको बता देता हूँ, जो रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करता है, रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करता है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। और उसको एस से जाहिर किया जाता है। देखिए, मैं लिखता हूँ एस प्लस ई, ई स्टैंड फॉर एंजाइम। इनका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस विल कॉल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें ये जो एस है दिस विल बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और ई जो है वो एट द एंड ऑफ द टाइम बिल्कुल वैसे के वैसे वापस आ जाएगा। तो दैट्स वाई लफ्ज लिखा हुआ है विदाउट बीइंग कंज्यूम। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो एंजाइम वो जो है वो वापस आ जाता है। मैं बताता जाऊं कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, बट उसको ऑलरेडी जो रिएक्शन चल रहा होता है उसकी स्पीड को जो है वो इन्हांस कर देता है। ठीक है। और एक और बात आपको बताता जाऊं, तमाम के तमाम एंजाइम नेचर में प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट वन एंजाइम के। उस एंजाइम का नाम होता है बेटा राइबोजाइम। ये एक्सेप्शनल केस है, ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। किसका बना है? दिस विल मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बाकी तमाम के तमाम एंजाइम जो होते हैं वो बेटा जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। चले, उसके बाद एंजाइम का पूरा पार्ट एक्टिव नहीं होता। एंजाइम का एक मखसूस पार्ट होता है जो कि एक्टिव होता है, जिसको एक्टिव साइट कहा जाता है। ये एक 3 डायमेंशनल स्मॉल कैविटी होता है। आप देखो ना, ये एक कैविटी है, कैविटी होती है जो कि फ्यू अमाइनो एसिड्स के ऊपर जो है बेटा वो मुश्तमिल होते हैं। इसी के ऊपर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है बेटा वो रिलाई करती है। ये बात भी मैं आपको बताता हूँ। चले देखें, ये जो एक्टिव साइट होते हैं ना, बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम होता है रिकॉग्नाइज करना अपने सबस्ट्रेट को, अपने एक्चुअल सबस्ट्रेट की पहचान करना और उसको आइडेंटिफाई करना, ये इसका काम होता है। ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना बल्कि उसको जो है बेटा वो एक्टिव साइट के साथ अटैच करवाना, ये भी बाइंडिंग साइट की जो है वो जिम्मेदारी होती है। फिर जब जो है बेटा इन दोनों की लोकेशन सेम है, फंक्शन में फ़र्क है, इनकी जो है बेटा लोकेशन या स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं दिखाएगी कि ये बाइंडिंग है ये कैटालिटिक है, एक ही जगह होती है। उसका उसी हिस्से में से जो है बेटा वो काम होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई भी करे और बाइंड करने में भी हेल्प करे। फिर जैसी बाइंडिंग हो जाती है, सेकंड जो है वो वर्क वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दिस विल बी द कैटालिटिक साइड। ये कैटालिटिक साइड जो है बेटा कैटालाइज करती है इस सबस्ट्रेट को और तब्दील कर देती है इसको प्रोडक्ट में, और एंजाइम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वैसे के वैसे वापस जो है बेटा वो आ जाता है। चल, अच्छा, उसके बाद जो है बेटा हमारे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो पॉइंट है, दिस विल बी द कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर क्या होते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया कि एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, लेकिन अपने काम को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ हेल्पर्स चाहिए होते हैं, मददगार चाहिए होते हैं। और ये जो हेल्पर्स होते हैं दीज आर नॉन प्रोटीन पार्ट्स। ये नेचर में नॉन प्रोटीन होते हैं ये हेल्पर, ठीक है ना। ये किस लिए चाहिए? ताकि एंजाइम अपना काम ज़्यादा प्रॉपर कर सके, ज़्यादा प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। चले ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं दैट विल रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या, मतलब कोफैक्टर क्या काम करते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं एंजाइम को, ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए बेटा, कोफैक्टर सबसे पहली बात तो एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज। अब ब्रिज क्या करता है? ब्रिज का काम ये होता है कि वो 2 किनारों को आपस में अटैच करता है। दरिया के 2 किनारे आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये यहाँ से मतलब निकला कि ये अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जिनको ये अटैच करने में मदद कर रहा है? वो हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम। एंजाइम और सबस्ट्रेट इन दोनों को अटैचमेंट के अंदर जो है बेटा ये हेल्प करता है। फिर जो कोफैक्टर होता है वो एक केमिकल एनर्जी का भी सोर्स है। एक एनर्जी होती है बेटा, एक एनर्जी होती है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
उसको प्रोवाइड करने में जो है बेटा इसका बड़ा अहम किरदार है कोफैक्टर का। एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि वो कम से कम एनर्जी जो कि रिएक्शन को शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, इसको प्रोवाइड करने में कोफैक्टर का बहुत बहुत अहम किरदार जो है बेटा वो होता है। चले, ये जो है यहां से आपको आइडिया होगा। अब ना कोफैक्टर की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहली जो टाइप बेटा यहां पर मेंशन है वो है कोएंजाइम। अब ये जो कोएंजाइम होता है ना, दिस विल बी अ नॉन प्रोटीन पार्ट। ये ना वाइटामिन से ड्राइव होता है। वाइटामिन बेटा इसकी एग्जांपल नहीं है, वाइटामिन इसकी एग्जांपल नहीं है, बट ये वाइटामिन का बना होता है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल में जो है बेटा ये आप देख सकते हो, दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ दिस वन। ये जो है बेटा ये इसकी एग्जांपल में नहीं आते। ये देखें नेड इसकी एग्जांपल है, निकोटीन एडेनिन डाइन, ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, ये कोएंजाइम की एग्जांपल है, ठीक है ना। विटामिन बी होता है असल में ये। और दूसरी बात जो नोट करने वाली है बेटा कि ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है। तीसरी बात ये जो है बेटा ये लूजली अटैच होता है। ये 3 बातें आपने इसमें याद रखनी है, ठीक है ना। ये लूजली अटैच होता है, ये जो है बेटा ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाता है, इसी तरह ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और ये जो है बेटा इसकी एग्जांपल नेड होती है। ये बातें आपने याद रखनी है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ना, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड बना ले? कोवलेंटली बॉन्ड बना ले, ठीक है ना। तो और वो परमानेंटली अटैच हो जाए एंजाइम के साथ, तो उसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हो। अब ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ये भी क्या होता है? ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं। देखिए इसकी एग्जांपल ना आपकी बुक के अंदर गिवन है, बट एंजाइम वाले पार्ट में गिवन नहीं है। देखिए आपने पढ़ा होगा इसकी एग्जांपल में जो हीम ग्रुप होता है ना बेटा, इन साइटोक्रोम, हीम जो ग्रुप होता है, ये हीम ग्रुप जो है बेटा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है। अब साइटोक्रोम एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ये उनका पार्ट होता है हीम ग्रुप, और ये एक्ट करता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये एक्ट करता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 11 में ये एग्जांपल भी बेटा मेंशन है, ये आपने याद रखनी है। चले उसके बाद जो है बेटा एक और चीज़ जो है मुझे आपको शेयर करनी है, वो क्या है? चले वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखें उसमें एक जो है एक देखें एक और इसमें होती है जो तीसरी टाइप होती है, उसको कहते हैं एक्टिवेटर। उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर में पहली बात ये डी अटैचेबल होता है। डिटैचेबल, डिटैचेबल का मतलब होता है कि जब जरूरत होगी अटैच हो जाएगा, जब जरूरत नहीं होगी ये रिमूव हो जाएगा। अब दोनों आपने कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ा, ये दोनों ऑर्गेनिक नेचर थे, जबकि ये जो होता है ना ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना। या इसके अलावा तीसरी बात जो नोट करने वाली है, ये डाइवेलेंट होता है। डाइवेलेंट मेटल आइन होती है कोई, ये तीसरी बात नोट करने वाली है। चौथी बात में इसकी एग्जांपल है, जैसे आ जाता है जिंक आ जाता है, जैसे मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है ना। ये मेटल्स आएंगे जैसे कॉपर आ जाएगा, ये इसकी एग्जांपल्स में आते हैं डाइवेलेंट मेटल के। अच्छा, अब ये एक्टिवेटर्स की एग्जांपल है। मसलन एक जो है वो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जब तक मैग्नीशियम आयन से अटैच नहीं होता, जब तक मैग्नीशियम आयन से अटैच वो एक्टिव ही नहीं होता, ये इसका एक्टिवेटर है। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन के साथ अटैच होगा तब ये वर्किंग करता है, तो ये एक्टिवेटर की एग्जांपल में आ जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मैग्नीशियम जो है वो उसका एक्टिवेटर जो है बेटा वो होता है। ये बातें आपने ये भी याद रखनी है। ये एमसीक्यूज के हवाले से इस एरिया में से यही एमसीक्यूज आते हैं जो मैंने आपको अभी अभी डिस्क्राइब किया। चले उसके बाद ना एंजाइम ना 2 तरह का होता है। एंजाइम कितनी तरह का होता है? एंजाइम जो है ना बेसिकली वो 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एक एंजाइम देखें, ये एंजाइम एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। अगर एंजाइम ना कोफैक्टर के बगैर है, कोफैक्टर है ही नहीं उसके साथ अटैच, तो ऐसे एंजाइम को एपो एंजाइम कहते हैं। मोस्टली एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, फ्यू एग्जांपल्स को छोड़ के।
तो अगर वो कोफैक्टर के बगैर एंजाइम है तो वो एपो है, और मोस्टली ये इनएक्टिव होता है कि जब तक इसको इसका एक्टिवेटर नहीं मिल जाता, जब तक इसको इसका कोफैक्टर नहीं मिल जाता, चाहे वो कोएंजाइम हो चाहे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है कोफैक्टर, तो ये कोएंजाइम है, ये इसके साथ अब देखें ये अटैच हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम, एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है ना। तो एंजाइम प्लस कोफैक्टर वाली बात हो, दोनों चीजें अगर शामिल है तो इसको बेटा आप होलो एंजाइम का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? होलो एंजाइम। ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक जो है कोफैक्टर अटैच नहीं होगा उस वक्त तक सबस्ट्रेट भी अटैच नहीं हो सकता। पहले कोफैक्टर अटैच होगा, एंजाइम एक्टिव होगा, फिर उसका जेन्युइन सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होता है। तो होलो एंजाइम जो है बेटा कोफैक्टर प्लस एंजाइम को कहा जाता है, जबकि कोफैक्टर एंजाइम माइनस कोफैक्टर दैट विल बी इक्वल टू एपो एंजाइम। चलें, ये देखें, ये एपो एंजाइम और को एंजाइम के बारे में, होलो एंजाइम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है बेटे अकरेंस ऑफ एंजाइम। इसका मुराद होता है कि एंजाइम कहाँ पर मौजूद होगा, कहाँ ये पाया जाएगा। देखें, जो रिएक्शन जहाँ पर होता है ना उसका रेलेवेंट एंजाइम भी वहीं पर होता है। मसलन देखिए फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ऐसे ही है ना। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले तमाम के तमाम एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में होंगे। लाइट रिएक्शन वाले थैलाकाइड की सरफेस पे होंगे, और जो डार्क रिएक्शन करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होंगे। ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट 1 में बताई थी आपको। इसी तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन करने वाले एंजाइम हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। से एक और रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस। आप ये जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस करने वाले सारे के सारे एंजाइम कहाँ मौजूद होंगे? साइटोसोल में होंगे। ये अकरेंस है, यहाँ से भी एमसीक्यूज जो है बेटा